हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के लेसन प्लान को, जिसमें आज का प्रकरण है हमारा गरीबी। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होगा। तो विषय हमारा अर्थशास्त्र है और प्रकरण है आज का हमारा गरीबी। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है समान उद्देश्य का और विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो समान उद्देश्य है वो हमारे विषय के लिए होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण के लिए होता है। अगर यह आपका पहला लेसन प्लान है तो मेरे पहले वाले वीडियो में इसका समान उद्देश्य दिया होगा, आप वहां से जाकर देखकर लिख लें। यदि यह आपका पहला वीडियो नहीं है तो आप पूर्ववत लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समान उद्देश्य होता है वह हमारे लेसन प्लान में नहीं बदलता, परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह हमारे प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक और तीसरा हो गया हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो देखिए, छात्र गरीबी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी, छात्रों को क्या समझ आएगा। तो दूसरा है हमारा छात्र गरीबी एवं उससे संबंधित विषय की व्याख्या कर पाएंगे। फिर देखिए, तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो छात्र हैं जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं वो हम किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। छात्र वास्तविक जीवन में गरीबी व उनके कारणों आदि पर चर्चा कर सकेंगे। अब देखिए सहायक सामग्री। तो जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रों को पढ़ाने के लिए जैसे आप चौक, डस्टर, पुस्तक, चार्ट वगैरह जो भी आप लेते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आती है, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखिए भूमिका निर्वाह विधि का यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत यूज किया गया है। आप आगे यहाँ पे लिख देंगे चौक, डस्टर, पुस्तक, लपेट, श्यामपट्ट आदि, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारा पूर्व ज्ञान का। देखिए पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना होता है कि जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, उसके विषय में छात्रों को पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है अथवा नहीं। तो देखिए छात्र गरीबी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी सभी को पता है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न के लिए आप 3 कॉलम बना लीजिए, जिसमें पहला आपका हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। फिर दूसरा आपका जो हेडिंग होगा छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, और तीसरा है हमारा छात्र छात्रा क्रिया। इसमें देखिए जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उससे ही हमारे प्रकरण की शुरुआत होती है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, सरल होना चाहिए और सारणीबद्ध होना चाहिए, और प्रकरण से बाहर आपको प्रश्नों को नहीं पूछना है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है हमारा, और ऐसे प्रश्न को आपको पूछना है जिसका उत्तर छात्र दे सके और आपका प्रकरण निकलकर बाहर आ सके। तो पहला है हमारा प्रश्न, हमें जीवन निर्वाह के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए छात्रों का जो उत्तर है भोजन, आवास आदि। दूसरा प्रश्न है हमारा, वस्तुओं को क्रय करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो छात्रों का उत्तर है रुपए की। तीसरा प्रश्न हमारा, अगर किसी व्यक्ति के पास इतने रुपए नहीं कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके तो वह है, यानी वो छात्रों ने क्या उत्तर दिया, गरीब। जो कोई अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाएगा वो क्या है, गरीब है। चौथा प्रश्न है हमारा, गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए ये छात्रों के लिए क्या होगा, ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और जिसका उत्तर जो है आप आगे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको अपने प्रकरण के माध्यम से देना है आगे।
फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारा उद्देश्य कथन का। तो देखिए उद्देश्य कथन क्या होता है। उद्देश्य कथन उसमें आप जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, आपका जो प्रकरण है उसके विषय में आप बताते हैं छात्रों को कि बच्चों आज हम गरीबी के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको क्या लिखना है। शिक्षण सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में प्रस्तुत किया गया है। या आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। आप एक ही प्रकरण में पढ़ा सकते हैं, या यदि आपका प्रकरण ज़्यादा लंबा है तो आप 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ा सकते हैं। फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हो जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा गरीबी और छात्राध्यापक क्रिया में आप लोग लिखेंगे क्या, स्पष्टीकरण। फिर देखिए भारत में करोड़ों व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी से तात्पर्य उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग जरूरतों को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 26.9 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही हैं। ठीक है। अब देखिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे क्या, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप लोग गरीबी अर्थात ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ये आप इसमें लिखना है, श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब आपका प्रकरण पूरा हो जाएगा तो आप उसमें बोध प्रश्न पूछेंगे। तो जो बोध प्रश्न होता है, जो आपने प्रकरण यानी जो अपने स्पष्टीकरण दिया उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। ये क्यों पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि जो छात्रों को आपने पढ़ाया समझाया उन्हें कितना याद हुआ, कितना समझ आया, यह सारी चीज़ें जानने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो बोध प्रश्न आप प्रकरण से ही पूछें, यानी जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उससे ही पूछें, उससे बाहर का आप नहीं पूछ सकते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने करोड़ व्यक्ति गरीब हैं। तो 26.9 करोड़ व्यक्ति गरीब हैं। यही आप श्यामपट्ट कार्य में भी लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो छात्रों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या होगा उनके लिए, समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर से आप स्पष्टीकरण देंगे। आगे शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा गरीबी के प्रकार और स्पष्टीकरण देंगे। गरीबी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी। और देखिए सापेक्ष गरीबी में आपको लिखना क्या है, सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। भारत में खेतीहर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, घरेलू नौकर आदि गरीब होते हैं। ठीक है। और फिर देखिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में गरीबी 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। फिर देखिए निरपेक्ष गरीबी का स्पष्टीकरण देंगे आप लोग। निरपेक्ष गरीबी से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए गरीबी की माप से है। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने में अक्षम होता है। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। तो देखिए बोध प्रश्न में जो पहले मैंने आपको बताया वही होगा। तो पहला प्रश्न हमारा सापेक्ष गरीबी में किस आधार पर व्यक्ति को गरीब माना जाता है। तो छात्रों का उत्तर है आय की असमानता। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे सापेक्ष गरीबी आय की असमानता के आधार पर। दूसरा प्रश्न है हमारा गरीबी के कारण बताइए। तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग द्वितीय अनुवृत्ति गरीबी के कारण व निवारण। फिर देखिए शिक्षण बिंदु में आपका होगा गरीबी के कारण, स्पष्टीकरण। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण में देखिए गरीबी के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ने से
श्रम शक्ति बढ़ती है जिससे रोजगार की मांग बढ़ती है तथा खाद्यान्न, वस्त्र, मकान, जल, शिक्षा आदि की मांग बढ़ती है जिनकी पूर्ति के अभाव में गरीबी का बढ़ना स्वाभाविक है। फिर आप यही श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे, गरीबी के कारण जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियाँ, संसाधनों का असमान वितरण, औद्योगिकरण का अभाव आदि। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियाँ, संसाधनों का असमान वितरण, कृषि के बाहर कम रोजगार, औद्योगिकरण का अभाव, शिक्षा का स्तर, लाल फीताशाही आदि, ये सब क्या है? हमारे गरीबी के कारण हैं। फिर आ जाता है हमारा बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, क्या जनसंख्या वृद्धि गरीबी का एक प्रमुख कारण है? तो छात्रों का उत्तर है हाँ, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि। दूसरा प्रश्न है, गरीबी के निवारण के लिए उपाय बताइए। तो ये क्या है? छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। फिर शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे गरीबी निवारण के उपाय, स्पष्टीकरण हेडिंग होगा आपका, और लिखेंगे क्या? गरीबी की समस्या को हल करने का मुख्य उपाय उनकी आय में वृद्धि करना है। गरीबी की समस्या को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। आप छात्र क्रिया में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में गरीबी निवारण के उपाय संतुलित व समग्र विकास, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन, पूंजी निर्माण तकनीक में परिवर्तन, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला देखिए संतुलित व समग्र विकास, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक व संस्थागत ढांचे में परिवर्तन। तीसरा उत्पत्ति के साधनों का समुचित उपयोग। चौथा विकसित तकनीक। पांचवा सहकारी क्षेत्र को बढ़ाना। छठवा है हमारा मौद्रिक उपाय। सातवां पूंजी निर्माण को गतिशीलता। आठवां है हमारा अन्य उपाय, विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, निश्चित मजदूरी, विविध प्रकार की योजनाएं आदि। ये सब क्या है? गरीबी निवारण के कारण है, उपाय हैं। फिर देखिए अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है उसे आप प्रकरण से ही पूछेंगे, यानी आपने शुरू से लेकर अंत तक जितना प्रकरण में अपने स्पष्टीकरण दिया है उन्हीं से आप प्रश्नों को पूछेंगे, और आप जो बोध प्रश्न में प्रश्न पूछेंगे उसे इसमें दोबारा नहीं रखेंगे। इसमें आपको नए प्रश्नों को रखना है। तो देखिए इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। फिर देखिए पहला प्रश्न है हमारा, गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों का उत्तर है ऐसी अवस्था जिनमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरा ना कर पाए, ये क्या है? गरीबी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या बेरोजगारी गरीबी का एक कारण है? छात्रों का उत्तर है हाँ। तीसरा प्रश्न है, नियमित रोजगार से गरीबी कम की जा सकती है, सही है या गलत? तो छात्रों का उत्तर है सही है। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए आप लिखेंगे क्या? छात्र अपने आसपास के परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीबी पर एक लेख प्रस्तुत करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्य छात्रों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। फिर देखिए जो लास्ट हेडिंग है हमारा समीक्षा का, आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें जो आपके अध्यापक होंगे जो आपकी फ़ाइल को साइन करेंगे वो इसमें आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी करते हैं कि जो आपका पाठ्य योजना है वह सही है या गलत है, या फिर उसमें पुनरावृत्ति की प्रश्नों की संख्या क्या है, कैसे है, और आपने किन कौशलों का प्रयोग किया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया है। यह सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? समीक्षा में टिप्पणी की जाती है आपके अध्यापक के द्वारा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।